नमस्कार, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का। यह वीडियो बिहार बोर्ड कक्षा 9 के सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत इतिहास की दुनिया अर्थात हिस्ट्री विषय पर है, जिसमें आज हम लोग अध्याय 3 फ्रांस की क्रांति के अभ्यास प्रश्नों को हल करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने इस अध्याय को अच्छे से समझ लिया था। आप देख सकते हैं यही अध्याय 3 फ्रांस की क्रांति, फ्रेंच रिवॉल्यूशन। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने इस अध्याय के एक एक तथ्यों को विस्तार से समझा था। आज हम लोग इस अध्याय के अभ्यास प्रश्नावली को हल करने वाले हैं। ठीक है, देखिए यही अभ्यास प्रश्न और लास्ट तक हम यहाँ पे इन सभी को एक एक करके हल करेंगे। आप मेरे साथ अंत तक बने रहें। आपसे अनुरोध है कि अगर आपने अच्छे से इस पाठ को पढ़ा है, वीडियो देखा है, अच्छे से समझा है, तो आप खुद से प्रयास करें इसको हल करने का। आपको ज़्यादा समझ में आएगा, अच्छे से आपका कंसेप्ट ज़्यादा अच्छा क्लियर होगा और बाद में आप इस वीडियो का सहारा लें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला जो है वह वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, यानी एक प्रश्न है और 4 ऑप्शन है। चारों में से किसी एक को आपको सही करना है। पहला है, फ्रांस की राजक्रांति किस ईस्वी में हुई थी? तो फ्रांस की जो राजक्रांति थी वह 1789 में हुई थी। ठीक है, और यहाँ देखिए 1776 में अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ था। ठीक, चलिए दूसरा प्रश्न है, बेस्टिल का पतन कब हुआ? तो देखिए बेस्टिल का पतन 14 जुलाई 1789 को हुआ था। ठीक है, और इसी दिन फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस भी मनाया जाता है। और इसके बाद देखिए इसमें 5 मई 1789 को 175 वर्षों के बाद लुई 16वां स्टेट जनरल का बैठक बुलाया था। आप तो पढ़े ही थे। ठीक, यहाँ देखिए 20 जून 1789 को तृतीय स्टेट के लोग जो थे वो अपनी सभा को नेशनल असेंबली घोषित कर दिए थे। ठीक, और यहाँ देखिए 27 अगस्त 1789 को इसी दिन नेशनल असेंबली ने, वहाँ के फ्रांस की नेशनल असेंबली ने मानव और नागरिकों के अधिकार स्वीकार किया था। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, प्रथम स्टेट में कौन आते थे? ठीक है, तो देखिए प्रथम स्टेट में पादरी वर्ग आते थे। ठीक है, इसको क्लर्जी भी कहते हैं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है 4 नंबर, द्वितीय स्टेट में कौन आते थे? तो देखिए द्वितीय स्टेट में कुलीन वर्ग आते थे, यानी नोबिलिटी लोग आते थे। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है आपका 5 नंबर, तृतीय स्टेट में इनमें से कौन थे? तो देखिए तृतीय स्टेट में यहाँ देखिए दार्शनिक है, पादरी है, कुलीन है और न्यायाधीश है। तो तृतीय स्टेट में देखिए दार्शनिक लोग थे, है ना। ये लोग तृतीय स्टेट के मध्यम वर्गीय परिवार के लोग थे, दार्शनिक। ठीक है, पादरी लोग प्रथम स्टेट के थे, कुलीन लोग द्वितीय स्टेट के थे। ठीक, चलिए वोल्टेयर क्या था? है ना, वैज्ञानिक, गणितज्ञ, शिल्पकार, लेखक। वोल्टेयर जो था वह लेखक था। ठीक, ठीक इसी प्रकार रूसो भी लेखक था। ठीक है, अगला प्रश्न है 7 नंबर, रूसो किस सिद्धांत का समर्थक था? ठीक है, तो रूसो जो था वह जनता की इच्छा के सिद्धांत का समर्थक था, यानी जनरल विल। ठीक है, और यह जनतंत्र का भी समर्थक था। रूसो ने जो पुस्तक लिखा था उसका क्या नाम था? सामाजिक संविदा, यानी सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ठीक, और यह जो शक्ति पृथक्करण है, इस सिद्धांत का समर्थक था कौन? मोंटेस्क्यू। ठीक है, तो 7 नंबर प्रश्न का आंसर कौन होगा? ये जनता की इच्छा, रूसो इसी का समर्थक था। चलिए अगला प्रश्न है 8 नंबर, मोंटेस्क्यू ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? ठीक है, तो देखिए मोंटेस्क्यू ने विधि की आत्मा लिखा था, यानी स्पिरिट ऑफ लॉज। ठीक है, और बृहत ज्ञान कोश दिदरो ने लिखा था। ठीक, सामाजिक संविदा रूसो ने लिखा था और दास कैपिटल कार्ल मार्क्स ने लिखा था। ठीक, चलते हैं अगले प्रश्न पर। फ्रांस की राजक्रांति के समय वहाँ का राजा कौन था? तो जब फ्रांस की राजक्रांति हुई थी उस समय वहाँ का राजा लुई 16वां था। ठीक है, आप तो पढ़ेंगे हैं पीछे। अगला प्रश्न है, फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, तो फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस 14 जुलाई को मनाया जाता है। आपने पढ़ा कि 14 जुलाई को क्या हुआ था? बास्टिल का जो किला था, वहाँ का जो जेल था, उसको क्रांतिकारियों लोगों ने क्या किया था? ढहा दिया था। ठीक है, तो उसी दिन से उस फ्रांस में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, उसी तारीख को। ठीक, 14 जुलाई को। अब चलिए, अब हम लोग चलते हैं। अगला जो प्रश्न है वह है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। इसमें खाली स्थान छोड़ा गया है, इसमें आपको भरते चला जाना है। ठीक है, पहला प्रश्न है, लुई 16वां सन डैश ईस्वी में फ्रांस की गद्दी पर बैठा? तो लुई 16वां 1774 ईस्वी में फ्रांस की गद्दी पर बैठा।
ठीक है। अगला प्रश्न है डैश लुई 16वां की पत्नी थी। तो लुई 16वां की पत्नी कौन थी? मैरी अंटोइनेट। ठीक है। अगला प्रश्न है 3 नंबर, फ्रांस की संसदीय संस्था को डैश कहते थे। तो फ्रांस की संसदीय संस्था को स्टेट जनरल कहते थे। ठीक है। 4 नंबर है ठेका पर टैक्स वसूलने वाले पूंजीपतियों को डैश कहा जाता था। तो उनको क्या कहते थे? टैक्स फार्मर। ठीक है, पीछे आप पढ़े होंगे, टैक्स फार्मर। अगला प्रश्न है डैश के सिद्धांत की स्थापना मोंटेस्क्यू ने की थी। तो मोंटेस्क्यू ने शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत स्थापना किया था। ठीक है। अगला प्रश्न 6 नंबर, डैश की प्रसिद्ध पुस्तक सामाजिक संविदा है। तो रूसो की है यह, है ना, रूसो ने लिखा था सामाजिक संविदा। अगला प्रश्न 7 नंबर, 27 अगस्त 1789 को फ्रांस की नेशनल असेंबली ने डैश की घोषणा की थी। तो फ्रांस की नेशनल असेंबली ने मानव तथा नागरिकों के अधिकार की घोषणा की थी। ठीक है। अगला प्रश्न है 8 नंबर, जैकोबिन दल का प्रसिद्ध नेता डैश था। तो जैकोबिन दल का प्रसिद्ध नेता मैक्समिलियन रोबर्सपियर था। ठीक। अगला प्रश्न है 9 नंबर, दास प्रथा का अंतिम रूप से उन्मूलन डैश ईस्वी में हुआ। तो पीछे दिया हुआ है 1848 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। फ्रांसीसी महिलाओं को मतदान का अधिकार सन डैश ईस्वी में मिला। तो 1946 ईस्वी में मिला उन लोग को। ठीक है, पीछे पढ़े हैं आप। चलिए, यहाँ तक तो आपका हो गया रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। अब हम चलते हैं आगे लघु उत्तरीय प्रश्न की तरफ। इस लघु उत्तरीय प्रश्न में पहला जो प्रश्न है वह है फ्रांस की क्रांति के राजनैतिक कारण क्या थे। तो इसका जो आंसर है आपको छोटे में ही देना है, लघु उत्तरीय लिखा हुआ है। तो फ्रांस की क्रांति के राजनैतिक कारण निम्न थे। फ्रांस में बुर्बो राजवंश का शासन था और लुई 16वां वहाँ का राजा था जो अत्यधिक निरंकुश, फिजूल खर्ची एवं अयोग्य था। दूसरे बिंदु में लिखेंगे कि वहाँ की संसदीय संस्था स्टेट जनरल 175 वर्षों से बंद पड़ी थी। तीसरे नंबर बिंदु में लिखेंगे कि राजा की निरंकुशता एवं स्वेच्छाचारिता पर अंकुश लगाने के लिए फ्रांस में पार्लमा नामक संस्था थी जो राजा के द्वारा पैसों के बल पर बिक जाती थी। और चौथे बिंदु में लिखेंगे कि फ्रांस में केंद्रीयकरण शासन की प्रवृत्ति थी और स्वायत्त शासन का अभाव था। ठीक। चलिए, अगला प्रश्न में 2 नंबर जो है वह फ्रांस की क्रांति के सामाजिक कारण क्या थे। तो इसमें आपको सामाजिक कारण में क्या लिखेंगे कि फ्रांस की क्रांति के सामाजिक कारण निम्न थे। 18वीं शताब्दी में फ्रांसीसी समाज 3 स्टेट्स में बटा हुआ था, प्रथम स्टेट, द्वितीय और तृतीय स्टेट में। ठीक। दूसरे बिंदु में लिखेंगे प्रथम तथा द्वितीय स्टेट में पादरी एवं कुलीन वर्ग थे जिन्हें किसी भी प्रकार का कोई कर नहीं देना पड़ता था, उन्हें विशेष अधिकार प्राप्त था। और तीसरे बिंदु में लिखेंगे कि तृतीय स्टेट में फ्रांस की आम जनता थी जिन्हें कोई भी विशेष अधिकार प्राप्त नहीं था और इन्हें विभिन्न प्रकार के कर देने पड़ते थे। ठीक। और लास्ट बिंदु में लिखेंगे कि तृतीय स्टेट के मध्यम वर्ग के लोगों के साथ कुलीन वर्ग के लोग बहुत बुरा और असमानता का व्यवहार करते थे। ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है 3 नंबर, क्रांति के आर्थिक कारणों पर प्रकाश डालें। है ना, आर्थिक कारण क्या थे क्रांति के। तो फ्रांस की क्रांति के आर्थिक कारण निम्न थे। पहले में लिखेंगे कि ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध, सप्तवर्षीय युद्ध तथा अमेरिका के स्वतंत्रता में सहयोग से फ्रांस का बहुत ज़्यादा पैसा खर्च हो चुका था। दूसरे बिंदु में लिखेंगे कि राजा तथा उनकी पत्नी द्वारा उनके भोग विलास पर बहुत ज़्यादा फिजूल खर्ची होता था। और आगे लिखेंगे कि कर का बोझ सिर्फ तृतीय स्टेट वालों के ऊपर था, प्रथम तथा द्वितीय स्टेट के लोगों पर किसी भी प्रकार का कर नहीं लग रहा था। ठीक है। 4 नंबर प्रश्न है कि फ्रांस की क्रांति के बौद्धिक कारणों का उल्लेख करें। बौद्धिक कारण क्या था। तो फ्रांस की क्रांति में मोंटेस्क्यू, वोल्टेयर, रूसो, दिदरो इत्यादि जैसे महान लेखकों ने अपने लेखों से तत्कालीन राजनैतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक दोषों को पर्दाफाश किया और जनमानस में क्रांति के प्रति आक्रोश पैदा किया। हो गया, आप इतना लिख सकते हैं। ठीक। चलिए, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला जो प्रश्न आपका देखिए 5 नंबर, वह पूछ रहा है कि लेटर्स डी कैचेट से आप क्या समझते हैं। ठीक। तो देखिए, लेटर्स डी कैचेट क्या था। तो फ्रांस में राजा या उसका कोई भी आदमी बिना किसी जुर्म के किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता था। बिना अभियोग के इस गिरफ्तारी वारंट को लेटर्स द कैचेट कहा जाता था। ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है 6 नंबर, अमेरिका में स्वतंत्रता संग्राम का फ्रांस की क्रांति पर क्या प्रभाव पड़ा। तो देखिए, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम में लफायते के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना ने इंग्लैंड के विरुद्ध भाग लिया था जिसमें अमेरिका में गणतांत्रिक शासन की स्थापना हुई। फ्रांस की जनता के लिए यह प्रेरणा स्रोत का कार्य किया। ठीक।
अगला प्रश्न है, मानव एवं नागरिकों के अधिकार से आप क्या समझते हैं, है ना। तो इसका उत्तर में आप लिखेंगे कि मानव एवं नागरिकों के अधिकार से अभिप्राय है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने विचार प्रकट कर सके, अपनी इच्छा अनुसार धर्म पालन कर सके, उनको व्यक्तिगत स्वतंत्रता मिले, उन्हें बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार नहीं किया जा सके, उन्हें निजी संपत्ति रखने का अधिकार मिले, इत्यादि। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपका 8 नंबर, फ्रांस की क्रांति का इंग्लैंड पर क्या प्रभाव पड़ा। तो देखिए, फ्रांस की क्रांति का इंग्लैंड पर इतना प्रभाव पड़ा कि वहाँ की जनता ने भी सामंतवाद के खिलाफ आवाज़ उठानी शुरू कर दी। फलस्वरूप सन 1832 ईस्वी में इंग्लैंड में संसदीय सुधार अधिनियम पारित हुआ, जिसके द्वारा वहाँ के जमींदारों की शक्ति समाप्त कर दी गई और जनता के लिए अनेक सुधारों का मार्ग प्रशस्त हुआ। ठीक है, अगला प्रश्न है 9 नंबर, फ्रांस की क्रांति ने इटली को प्रभावित किया कैसे। तो देखिए, इटली भी उस समय कई भागों में बटा हुआ था। फ्रांस की क्रांति के बाद इटली के विभिन्न भागों में नेपोलियन ने अपनी सेना एकत्रित कर लड़ाई की तैयारी की और इटली राज्य स्थापित किया। एक साथ मिलकर युद्ध करने से उनमें राष्ट्रीयता की भावना आई और इटली के भावी एकीकरण का मार्ग प्रशस्त हुआ। ठीक है, अब चलिए अगला प्रश्न है 10 नंबर, फ्रांस की क्रांति से जर्मनी कैसे प्रभावित हुआ। ठीक है, तो जर्मनी भी पहले छोटे छोटे 300 राज्यों में बटा हुआ था। नेपोलियन के प्रयास से वह 38 राज्यों में सीमित हो गया। फ्रांस की क्रांति के स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावना को जर्मनी के लोगों ने अपनाया और आगे चलकर इससे जर्मनी के एकीकरण को बल मिला। ठीक है, तो यह था आपका लघु उत्तरीय प्रश्न। अब हम चलते हैं आगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पर, इनको भी हम एक एक करके हल करते हैं। चलिए, पहला प्रश्न है, फ्रांस की क्रांति के क्या कारण थे। ठीक है, तो देखिए, इसमें चूँकि दीर्घ उत्तरीय है तो आपको बहुत सारा कारण देना होगा, है ना। तो आप इसके उत्तर में लिख सकते हैं फ्रांस की क्रांति के क्या कारण थे, कि फ्रांस की क्रांति के निम्न कारण थे, राजनीतिक कारण, सामाजिक कारण और आर्थिक कारण और बौद्धिक कारण। इन चारों कारण लिखेंगे। राजनीतिक कारण में लिखेंगे कि फ्रांस में राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी, जिसमें केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति थी और स्वायत्त शासन का अभाव था। बुर्बो राजवंश के राजा लुई 15वां तथा लुई 16वां अत्यधिक निरंकुश, फिजूल खर्ची एवं अयोग्य था। सामाजिक कारण में लिखेंगे कि उस समय फ्रांसीसी समाज 3 श्रेणियों में बटा हुआ था। प्रथम में पादरी थे, द्वितीय में कुलीन वर्ग थे और तृतीय श्रेणी में वहाँ की आम जनता थी। प्रथम तथा द्वितीय श्रेणी के लोगों को विशेषाधिकार प्राप्त था और तृतीय श्रेणी के लोगों को कोई भी विशेषाधिकार प्राप्त नहीं था। ठीक है, आर्थिक कारण में लिखेंगे कि ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकारी युद्ध, सप्तवर्षीय युद्ध और अमेरिका के स्वतंत्रता में सहयोग करने से फ्रांस का कर्ज बढ़ गया था। राजा के वर्साय के राजमहल तथा राजा और उसकी पत्नी द्वारा बेहिसाब फिजूल खर्ची किया जा रहा था। करों का बोझ सिर्फ वहाँ की आम जनता पर थी और विशेषाधिकार प्राप्त लोग कर मुक्त जीवन जी रहे थे। ठीक, और बौद्धिक कारण में लिखेंगे कि मोंटेस्क्यू, वोल्टेयर, रूसो और दिदरो जैसे महान लेखकों ने अपने लेखों से तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक दोषों का पर्दाफाश किया और जनता में क्रांति के प्रति आक्रोश पैदा किया। ठीक है, आप इतना लिख देंगे काफ़ी है। आप अपना मन से भी इसमें कुछ बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि यही आंसर सही है जो मैंने बताया है आपको। चलिए, हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है 2 नंबर, फ्रांस की क्रांति के परिणामों का उल्लेख करें, है ना। क्या परिणाम थे। तो बहुत सारे परिणाम थे, आप अपने मन से भी लिख सकते हैं और यहाँ से भी हेल्प ले सकते हैं। तो निम्न परिणाम थे, पुरातन व्यवस्था को समाप्त कर आधुनिक युग को जन्म दिया, जिसमें स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व को प्रोत्साहन मिला। सामंतवाद का अंत हुआ, फ्रांस में धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना हुई। राजा के दैवीय अधिकार के सिद्धांत को समाप्त किया गया और जनतंत्र की स्थापना हुई। नागरिकों के मौलिक अधिकारों एवं कर्तव्यों की घोषणा हुई। क्रांति के फलस्वरूप गिल्ड प्रथा, प्रांतीय आयात कर तथा अन्य व्यापारिक प्रतिबंध व्यापारियों पर से हटा लिए गए, जिससे वाणिज्य एवं व्यापार का विकास हुआ। ठीक, 1794 में दास मुक्ति कानून पारित हुआ, जिससे दास प्रथा का उन्मूलन हुआ। क्रांति के फलस्वरूप पेरिस विश्वविद्यालय तथा अन्य कई शिक्षण संस्थान एवं शोध संस्थान फ्रांस में खोले गए। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है 3 नंबर, फ्रांस की क्रांति एक मध्यम वर्गीय क्रांति थी कैसे। तो इसके उत्तर में लिखेंगे आप कि फ्रांस की क्रांति मध्यम वर्गीय क्रांति प्रतीत होती है, क्योंकि फ्रांस में मध्यम वर्ग के पास पूंजी की कमी नहीं थी। वे ज़्यादा सरकार को कर्ज देने का भी काम करते थे, लेकिन उन्हें कोई विशेषाधिकार प्राप्त नहीं था और सत्ता में भी इनकी कोई सहभागिता नहीं होती थी। जितने भी दार्शनिक थे, जिन्होंने बौद्धिक चेतना जगाई, वे सभी मध्यम वर्ग के थे। क्रांति के अधिकांश नेता भी मध्यम वर्ग के ही थे। इस क्रांति से मध्यम वर्ग को ही लाभ हुआ और साधारण जनता को तो मताधिकार भी प्राप्त नहीं हुआ। सन 1789 ईस्वी से 1815 तक शासन पर मध्यम वर्ग का ही अधिकार था।
अतः फ्रांस की क्रांति का स्वरूप मध्यम वर्गीय था, क्योंकि मध्यम वर्ग के लोग ही इसके विशेष कारण के रूप में थे और क्रांति का नेतृत्व भी इन्होंने किया और सर्वाधिक लाभ भी इसी वर्ग को हुआ। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका 4 नंबर, फ्रांस की क्रांति में वहाँ के दार्शनिकों का क्या योगदान था, है ना। तो देखिए वहाँ पे बहुत सारे दार्शनिक लोग थे, आप उन सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा लिख देंगे, हो जाएगा आंसर। ठीक, तो देखिए फ्रांस की क्रांति में दार्शनिकों ने तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक दोषों का पर्दाफाश किया और आम जनता में आक्रोश पैदा कर क्रांति के लिए उकसाया। ठीक, फ्रांस की क्रांति में निम्न दार्शनिकों की अहम भूमिका थी। पहले में आप लिखेंगे मोंटेस्क्यू के बारे में कि मोंटेस्क्यू ने अपनी पुस्तक द स्पिरिट ऑफ लॉज में राजा के दैवीय अधिकारों के सिद्धांतों का खंडन किया और फ्रांसीसी राजनीतिक संस्थाओं की आलोचना की। उसने शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत दिया, जिसके अनुसार शासन के 3 प्रमुख अंग कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका को अलग अलग हाथों में रखने की सलाह दी। ठीक, वोल्टेयर के बारे में लिखेंगे कि इसने चर्च के भ्रष्ट आचरण, असहिष्णुता, अन्याय, दमन और अत्याचार के विरोध में लिखा। रूसो के बारे में लिखेंगे कि यह अपनी पुस्तक एमिली सोशल कॉन्ट्रैक्ट व रूसोनी के माध्यम से मनुष्य की स्वतंत्रता की बात की। उन्होंने कहा कि सत्ता जनता की इच्छा में निहित है, जिसे सामान्य इच्छा कहा गया। ठीक, इस तरह दार्शनिकों ने क्रांति की परिस्थिति को जन्म देकर क्रांति को उत्पन्न किया। ठीक है, अब चलिए अगला जो प्रश्न है वह 5 नंबर, फ्रांस की क्रांति के देनों का उल्लेख करें। देखिए जो 5 नंबर प्रश्न है और यह 2 नंबर प्रश्न, ये दोनों प्रश्न तो हमको सेम ही लग रहा है, पता नहीं आप लोग क्या लग रहा है। फ्रांस की क्रांति के क्या देन थे और फ्रांस की क्रांति के क्या परिणाम थे, दोनों तो बात बराबर ही है ना। चलिए फिर भी हम इसका एक अलग आंसर दिए हैं, है ना। फ्रांस की क्रांति के देन निम्न थे: पुरातन व्यवस्था का अंत, धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना, जनतंत्र की स्थापना, सामंतवाद का अंत, व्यक्ति की महत्ता की स्वीकृति, समाजवाद का प्रारंभ, वाणिज्य व्यापार में वृद्धि, दास प्रथा का उन्मूलन, सरकार पर शिक्षा का उत्तरदायित्व, राष्ट्रीय कैलेंडर की शुरुआत और महिला आंदोलन। ठीक है, तो यह सब देन था फ्रांस की क्रांति का। ठीक, अगला प्रश्न है 6 नंबर, फ्रांस की क्रांति ने यूरोपीय देशों को किस तरह प्रभावित किया। तो देखिए यूरोप में लगभग 4-5 देश को प्रभावित किया। ठीक है, उन सभी के पर थोड़ा थोड़ा हम लिख देंगे। फ्रांस की क्रांति ने सिर्फ फ्रांस पर ही नहीं बल्कि निम्न यूरोपीय देशों को भी प्रभावित किया। इटली पर प्रभाव में लिखेंगे कि उस समय इटली जो था वह कई भागों में बटा हुआ था। फ्रांस की क्रांति के बाद इटली के विभिन्न भागों में नेपोलियन ने अपनी सेना एकत्रित कर लड़ाई की तैयारी की और इटली के राज्य की स्थापना किया। जर्मनी पर प्रभाव में लिखेंगे कि जर्मनी भी उस समय छोटे छोटे 300 राज्यों में विभक्त था। इस क्रांति के स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावना को जर्मनी के लोगों ने अपनाया और आगे चलकर इसे जर्मनी के एकीकरण को बल मिला। पोलैंड में पर प्रभाव में लिखेंगे कि यह देश पहले रूस, प्रसा और ऑस्ट्रिया के बीच में बटा हुआ था, लेकिन फ्रांस की क्रांति के बाद उसमें राष्ट्रीयता का संचार हुआ। इंग्लैंड पर प्रभाव में लिखेंगे कि इस क्रांति के फलस्वरूप इंग्लैंड में भी 1832 में संसदीय सुधार अधिनियम पारित हुआ, जिसके द्वारा वहाँ के जमींदारों की शक्ति समाप्त कर दी गई और जनता के लिए अनेक सुधारों का मार्ग प्रशस्त हुआ। ठीक है, चलिए अगला जो प्रश्न है 7 नंबर, फ्रांस की क्रांति एक युगांतकारी घटना थी, इस कथन की पुष्टि करें। ठीक, इसके उत्तर में आप लिख सकते हैं कि फ्रांस की क्रांति एक युगांतकारी घटना थी क्योंकि इसने एक युग का अंत और दूसरे युग के आगमन का मार्ग प्रशस्त किया। इस क्रांति ने फ्रांस में राजतंत्र को समाप्त कर सामाजिक व्यवस्था के नए विचारों, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व तथा मानव के अधिकारों के नए सिद्धांतों, आदमी स्वतंत्र पैदा होता है को प्रतिस्थापित किया और यूरोप की पुरानी रीतियों तथा संस्थाओं को चुनौती दी। फ्रांसीसी क्रांति को पूरे विश्व के इतिहास में मील का पत्थर कहा जाता है। इस क्रांति ने अन्य यूरोपीय देशों में भी स्वतंत्रता की ललक कायम की और अन्य देश भी राजशाही से मुक्ति के लिए संघर्ष करने लगे। इससे यूरोपीय राष्ट्रों सहित एशियाई देशों में राजशाही और निरंकुशता के खिलाफ वातावरण तैयार किया। ठीक, चलिए अगला जो प्रश्न है 8 नंबर, फ्रांस की क्रांति के लिए लुई 16वां किस तरह उत्तरदायी था, है ना। तो फ्रांस की क्रांति के लिए तो लुई उत्तरदायी था ही। इसके उत्तर में आप लिखेंगे कि बूर्बो राजवंश का शासक लुई 16वां 1774 ईस्वी में फ्रांस की गद्दी पर बैठा। वह एक अकर्मण्य और अयोग्य शासक था जिसने अपनी स्वेच्छाचारिता और निरंकुशता का पूर्ण प्रदर्शन किया। वह कहता था कि यह चीज़ इसलिए कानूनी है कि यह मैं चाहता हूँ। अपने एक मंत्री के त्याग पत्र के समय उसने कहा था कि काश मैं भी त्याग पत्र दे पाता था, है ना। वह हमेशा फिजूल खर्ची में और भोग विलास में डूबा रहता था। उसकी पत्नी मैरी एंटोइनेट का उस पर अत्यधिक प्रभाव था। वह भी अत्यधिक फिजूल खर्ची करती थी। उसे आम जनता की परेशानियों की कोई समझ नहीं थी।
एक बार जब लोगों का जुलूस रोटी मांग रहा था तो उसने सलाह दी कि रोटी उपलब्ध नहीं है तो केक क्यों नहीं खाते। इन्हीं वजहों से फ्रांस के जनमानस में राजतंत्र के प्रति आक्रोश पैदा हो गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 9 नंबर। फ्रांस की क्रांति में जैकोबिन दल की क्या भूमिका थी। तो देखिए, फ्रांस जैकोबिन दल पेरिस के भूतपूर्व कॉन्वेंट ऑफ सेंट जैकब के नाम पर रखा गया था, जिसका नेता मैक्सिमिलियन रोबर्सपियर था। फ्रांस में राष्ट्रीय सभा के भंग होने के बाद व्यवस्थापिका सभा अस्तित्व में आई। इस व्यवस्थापिका सभा में अध्यक्ष के बाईं ओर बैठने वाले वामपंथी कहलाए और उग्र और क्रांतिकारी थे। ठीक, जैकोबिन दल इसी वामपंथी विचारधारा का समर्थक था। खाद्य पदार्थों की महंगाई एवं अभाव से नाराज होकर वे लोग हिंसक विद्रोह की शुरुआत किए और आतंक राज को फ्रांस में स्थापित किया। 14 महीने में लगभग 70,000 व्यक्तियों पर मुकदमे चलाए गए और उन्हें फांसी दे दी गई। 21 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोगों को मतदान का अधिकार दिया गया तथा राजा की सत्ता को समाप्त कर दिया गया। इस तरह जैकोबिन दल के लोगों ने फ्रांस में राजतंत्र खत्म करने में काफ़ी सहयोग प्रदान किया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 10 नंबर। नेशनल असेंबली और नेशनल कन्वेंशन ने फ्रांस के लिए कौन कौन से सुधार पारित किए। ठीक, तो फ्रांस के तृतीय स्टेट के प्रतिनिधियों द्वारा 20 जून 1789 को टेनिस कोर्ट में नेशनल असेंबली का गठन हुआ, जिसके द्वारा निम्न सुधार हुए। इस सभा ने 27 अगस्त 1789 को मानव और नागरिकों के अधिकार को स्वीकार किया। ठीक, प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्तिगत तथा धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त हुआ। असेंबली ने 1791 में संविधान का प्रारूप तैयार कर लिया, जिसमें शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को अपनाया गया। इस तरह फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हुई। अब वयस्क मताधिकार के आधार पर नेशनल कन्वेंशन का गठन हुआ, जिसका प्रथम अधिवेशन 21 सितंबर 1792 को हुआ। इसके द्वारा निम्न सुधार पारित हुए। अब इसके द्वारा क्या क्या सुधार हुआ तो इसको भी आप देख ले। इस सभा ने एक प्रस्ताव पारित कर राजतंत्र को समाप्त किया और गणतंत्र की स्थापना की। राजा पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया और मृत्युदंड की सजा दी गई। फ्रांस की एकमात्र भाषा फ्रेंच घोषित की गई। कानूनों का संकलन कराया गया। उपनिवेशों में गुलाम बनाकर भेजने की प्रथा को समाप्त कर दी गई। राष्ट्र का एक नया कैलेंडर लागू किया गया। ठीक है, तो ये सब सुधार हुआ नेशनल कन्वेंशन के द्वारा। ठीक है, तो यह था आपका अभ्यास प्रश्न, यहाँ पे आपका ख़त्म हो गया। ठीक है, तो इस तरह आपने इन सभी अभ्यास प्रश्नों को एक एक करके ख़त्म कर लिया। ठीक है, आशा है आपको समझ में आया होगा। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि हम जो प्रश्न ये आंसर लिखवाए हैं वही सही है, आप भी अपने शब्दों में लिख सकते हैं। आपका शब्द जो होगा वही बेस्ट होगा। ठीक है, आप अपने शब्दों में जो लिखेंगे वही बेस्ट होगा, आप इसको मान लें। ठीक, कहीं भी आप एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें भी लिखा रहता है कि यथासंभव अपने शब्दों में लिखें। आप जितना अपने शब्दों में लिखने का प्रयास करेंगे उतना ही आपका सोचने का शक्ति बढ़ेगा, उतना ही ज़्यादा आपको इन सब चीज़ों को समझ में आएगा अच्छे से। ठीक है, तो यह वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगा तो कृपया वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। थैंक यू, पढ़ते रहें, खुश रहें।